अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। तो दोस्तों, एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपको बता दूं कि लाइव स्ट्रीम जो है ई-अकेडमी के फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है उस पर, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सफीउल्लाह वसीउल्लाह, उस पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आजकल नौजवानों के जहन में एक ही क्वेश्चन है कि जब हम अपनी तालीम को खत्म करेंगे तो क्या मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, हम क्या करेंगे अपनी तालीम को खत्म करने के बाद, हाउ वी कैन गेट अ गुड जॉब। और इस बहुत ही क्रिटिकल सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए हमने आज जिनको अपने प्रोग्राम में जो है बुलाया है, ही इज एन एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, एचआर, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी। पिछले 2 डिकेड से ये लोकल और फॉरेन मार्केट में जो है सर्व कर रहे हैं इन तमाम फील्ड्स में। तो आज हम इनसे इस सवाल के बारे में पूछेंगे। तो उससे पहले हम इनको जो है वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। नहीं सर, हम सब आपका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। आसिम रियाज साहब को बहुत ही बिजी जो है वो शेड्यूल होता है, उसमें से उन्होंने कुछ वक्त निकाला हमारी रिक्वेस्ट पर, और जो है आपके इन मुश्किल सवालात को जवाब देने के लिए यहाँ हाजिर हैं। अच्छा, और रिसेंटली जो है इन्होंने अपना एक कोर्स भी लॉन्च किया ई-अकेडमी पर, जिसका टाइटल ही यही है कि हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब। तो आसिम साहब, हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे कि आपने जब अपनी स्टडीज खत्म करी और उस एक तालिबे इल्म के फेज से एक प्रोफेशनल लाइफ में आपने जब इंटर किया, तो उस फेज से जो है वो हम सबको बताना शुरू करें कि आपके जहन में उस वक्त क्या था और किस तरीके से आपने वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन की थी। देखिए जी, मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैंने जब अपने जॉब का स्टार्ट किया तो मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतनी आसानियां मुझे मिल जाएंगी। मैं बड़ा शायद ऑडियंस के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो कि मैं अपने एक दोस्त के साथ इंटरव्यू देने के लिए गया। दोस्त का इंटरव्यू था, मुझे उसने कहा तुम भी मेरे साथ आ जाओ। आई रिमेम्बर जुलाई का महीना था और बाइक पे हम दोनों उसके साथ चले गए। जाहिर बात है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं वैसे ही मैंने कैजुअल सी शर्ट पहनी हुई और मैं उठ के चला गया इंटरव्यू के लिए। और बाइक पे गर्मी में पसीनों पसीने हुए हुए हम लोग वहां पे गए। खैर वहां पे बैठे तो उसकी बारी आई, उसका इंटरव्यू हुआ। तो थोड़ी देर बाद वो जो सीईओ थी वो वहां से गुजर रही थी उस कंपनी की। तो उन्होंने मुझे एकदम से देखा, जी आप बाहर बैठे हुए हैं, आप किससे मिलने हैं? मैंने कहा जिस तरह इंटरव्यू के लिए आया हूँ। उनको लगा शायद मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो खैर उन्होंने उसके बाद मुझे भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया अपने पास। तो वो बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिनके साथ में गया उनकी तो वहां पर सिलेक्शन नहीं हुई, मुझे उन्होंने बुला लिया। एंड प्रॉब्ली आई वाज इन द सेकंड सेमेस्टर ऑफ माय एमबीए। तो वहां पे बस उनके साथ फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो शायद मुझे वो धक्के नहीं खाने पड़े, वो इंटरव्यूज उस तरीके से नहीं देने पड़े जाके जिसे लोगों को देना पड़ता है। लेकिन उसके बाद मेरी जो असाइनमेंट थी, मेरी जो रोल मुझे मिला, उसमें मुझे इंटरव्यूज बहुत ज्यादा करने को मिले। तो मैं शायद अगर अपने करियर के पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा ख्याल है कि मोर देन 15,000 इंटरव्यूज मैंने किए होंगे अपने लाइफ में अभी तक, ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पोजीशंस के लिए। सो उनसे मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब कोशिश ये है कि जी हमने तो शायद बड़ा अच्छा टाइम मिल गया हमें, लेकिन शायद आज वो टाइम इतना अच्छा नहीं है, आज टाइम चेंज हो चुका होगा। सो आज हमारा एक फर्ज बनता है कि हम अपनी जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा ट्रेन करें, उनको थोड़ा सा गाइड करें और उनको बताएं कि मार्केट रियलिटी क्या है और किस तरीके से वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोगों को अपनी मंजिल ही क्लियर नहीं होती। सो हमारा मकसद सबसे पहले मंजिल क्लियर करना होता है और उसके बाद उस रास्ते पे चढ़ाना होता है जिस रास्ते पे चढ़ के वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सही, बहुत जबरदस्त। अच्छा आसिम साहब, पहले तो ये बताएं कि वो दोस्त अभी भी दोस्त है या उसके बाद उसकी शिकायतें शुरू हो गई और दोस्ती खत्म हो गई? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़े क्लोज लोगों में से है। तो मैं फील कर सकता हूं कि उस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन बनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आसिम साहब, अगर हम आज के दौर में देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, या आप ये समझते हैं कि जो लोग पढ़कर बाहर निकल रहे हैं उनमें इतनी काबिलियत अभी नहीं है कि वो उस जॉब को फिल कर सकें? देखिए अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हुई, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन वो जो रास्ता था उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने का वो थोड़ा सा चेंज हो गया। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो दूसरी बात की, जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं वो टैलेंटेड हैं या नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी कुछ जो सिमत है उसमें थोड़ी सी दुरुस्तगी की जरूरत है। नंबर एक।
नंबर 2, हमारे पढ़ाई के जब हम निज़ाम को देखते हैं तो हमारे निज़ाम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से शायद हम लोग वो रिक्वायरमेंट या वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। देखें, एक एमबीए कर लेना डज नॉट गारंटी यू अ जॉब। ठीक है, एमबीए आपने कर लिया, आपने कोई भी मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स के बाद आप डायरेक्टली फील्ड में इंटरेक्ट हो रहे हो। सो जब तक आपको फील्ड की वो हवा का ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को टैप कैसे करना है, मैंने उसमें उठना बैठना कैसे है, तो मेरी काबिलियत जितनी मर्जी अच्छी हो तो मुझे इस काबिलियत का फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं आपको अपने आप को सेल करना भी आना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा गैप जो मैं स्टूडेंट्स में ये देखता हूँ, उनमें स्किल वाइज अगर देखा जाए दे आर वेरी गुड, लेकिन एप्टीट्यूड की और उनका जो एक बिहेवियर का इशू है वो बहुत ज्यादा एक गैप है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी एजुकेशन सिस्टम में उस तरीके से एड्रेस नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली मैं ये देखूं कि ये बजाय के कम होने के अनफॉर्चुनेटली ये चीज बढ़ती जा रही है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एक प्रोडक्ट मार्केट में आती है, ठीक है, उसी तरीके से उस सेम वो एक कंपेटिटिव मार्केट है, और एक सेकंड प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट आती है उसी मार्केट में कम्पीट करने के लिए। जरूरी नहीं कि दोनों की स्ट्रेटेजी सेम हो, प्रोडक्ट हालांकि दोनों की सेम, जरूरी नहीं कि उनका कम्युनिकेट करने का तरीका भी सेम हो, जरूरी नहीं है कि अगर एक नई प्रोडक्ट आई है तो वो कामयाब नहीं हो सकती, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब गारंटी क्या चीज करती है, गारंटी करती है कि आपका एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। सो एटीट्यूड इज द बेसिक एंड द की थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है आपके लिए मुश्किलात भी आसान हो जाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है कि यार ये हो ही नहीं सकता, जब आपने सोच लिया नहीं हो सकता फिर तो वाकई नहीं हो सकता, फिर हो गया तो मुआवजा मैं कहूंगा उसको। सही, जबरदस्त। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त बात करी आसिम साहब ने कि जो है खुद को सेल करना आना चाहिए। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि ई अकेडमी ने एक बड़ा जबरदस्त मास्टरी ऑफ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का भी कोर्स लॉन्च किया रिसेंटली, तो आप लोग चाहें तो उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। उसके अलावा आसिम साहब जो है वो हमें बता रहे हैं कि आसिम साहब, मैं यहाँ जो समझा, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रियलिस्टिक एटीट्यूड का होना भी बड़ा जरूरी है। क्या अगर मैं सही समझाऊं तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए, अगेन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक गाड़ी बनाते हैं फॉर XYZ प्राइस की आपने बनाई है, आपने जो भी इसकी प्राइस रखी है, सपोज आप कहते हैं जी मैंने टोयोटा की XYZ गाड़ी की रेंज को कंप्लीट करना है, तो आपको फीचर्स उससे ज्यादा देने हैं या कम से कम उतने देने हैं। उससे कम आप देंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उसको बेच लें। ठीक है, आप अपने जहन में जितनी मर्जी चीज अच्छी बना लें, लेकिन मार्केट परसेप्शन को आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप ये सोचें कि आपके साथ कितने कैंडिडेट्स और हैं उस जॉब को हासिल करने के लिए। सो आप में ऐसी क्या चीज खासियत है जो कि उसमें आपको एक कंपेटिटिव एज दे सकती है उस जॉब को हासिल करने के लिए। अगर तो आप एक आम यार, उसने में भी किया हुआ, मैंने भी MBA किया हुआ, उसका भी 3 GPA है, मेरे भी 3 GPA है, तो मेरे और उसमें क्या चीज ऐसी डिफरेंट हो सकती है जो कि हमें एक कंपैरेटिव एज दे सके और हमारे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ा सके। सो इस चीज पे जब हम फोकस करेंगे तो चीजें हमारी डेफिनेटली बेहतर होंगी। लेकिन अगर हमारी नियत ही ये होगी कि यार MBA किया हुआ है, जॉब तो मिल ही जानी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। बिकॉज आप अगर मैं कोविड से पहले की अगर बात करता हूँ, ऑन एवरेज अगर हम एक सेमेस्टर में देखते हैं, मैं अगर सिर्फ लाहौर की बात करता हूँ, तो शायद हमारे 7 से 8 हजार ग्रेजुएट्स एक साल में पास आउट हो रहे होते हैं। रफली मैं एक बात करूँ, 10,000 कुछ अगर डाल के सपोज मैं कहता हूँ 7 से 8 हजार हो रहे हैं। अब 7 से 8 हजार क्या नई पोजीशंस निकल रही है इतनी? ठीक है, ऑब्वियसली बात है शायद इतनी नहीं होंगी, पोजीशन सिर्फ 4 या 5 हजार है। सो उन 3 या 4 या 5 हजार पोजीशंस में से आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं? जब तक आप इस चीज से वर्क नहीं करेंगे, जारी बात है कि आप वो चीज नहीं करेंगे। अब इसमें कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जी मैं तो इंटरव्यू देख के आया हूँ, मैं तो जी फला जगह गया हूँ, मेरे तो 20 इंटरव्यू हो गए हैं जी, मुझे तो कहीं से कॉल नहीं आई। यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि एक बंदा 20 इंटरव्यू दे सकता है, उसको कहीं से भी कॉल नहीं आई, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, क्या वो जॉब आपसे रिलेटेड थी भी कि नहीं, नंबर 1। अगर आपने उस इंटरव्यू में कोई ऐसी गलती की है, क्या आपने कभी फॉलो अप किया इंटरव्यू को?
क्या आपने सही। कभी उस बंदे से पूछा कि सर मुझे इसका रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? क्या आपने ये देखा कि उस कंपनी का हायरिंग प्रोसेस क्या है? क्या आपने करेक्ट। अपने आप को बाकी अपने जो लोग और इंटरव्यू देने आए हुए थे, क्या आपने कभी उनको उनसे कंपेयर किया? आई रिकॉल कि सही। जब भी हम इंटरव्यूज करते थे कंडक्ट, तो अक्सर लोग कहते थे जी मेरे एक्सवाइजेड दोस्त को जी बैंक में जॉब मिल गई है, एमटीओ। मैं शायद 5-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त लोगों का आता जी उसको तो जी 25-30 हजार रुपए की जॉब मिल गई एमटीओ की। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक होता था, मेरा क्वेश्चन ये होता था यार आपने अप्लाई किया? जी मैंने भी किया था। मैंने कहा यार कोई तो वजह ना जो उसको मिल गई आपको मिल गई है। उस कंपनी की, उस बैंक बिल्कुल। की रिश्तेदारी तो नहीं थी ना, ना आपके साथ है ना उस बच्चे के साथ है जिसका एडमिशन हो गया। हम्म। आप दोनों क्लास फेलोज थे, आप दोनों तो लिंक्ड हो, फिर क्या ऐसी वजह है कि वो हो गया और आप नहीं हो गया? आपने सही। कितनी जगहों पे जाके अपना एनालिसिस करवाया कि जी मेरी वर्थ क्या है? आपने हम्म। देखें, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं यार मेरी वर्थ है सपोज $1000। यार ये तो आपका ख्याल है ना, $1000 है। आप मार्केट में हम्म। वैल्यूट तो करो, मे बी आपकी वर्थ $3000 हो। सही। ठीक है, मे बी आपकी वर्थ इससे भी ज्यादा हो। आपने अपने आपको ये अंडर एस्टिमेट किया होता है या ओवर एस्टिमेट किया होता है आपने? आप अपने आप को सही। रियलिस्टिक एनालिसिस तो करवाए ना। आप 20 इंटरव्यू हम्म। तो आप कह देते हैं जी मैंने 20 इंटरव्यू दे दिया, मैंने कॉल नहीं की, लेकिन आपने अपना कैथारसिस किया ही नहीं है। आपने अपने अपने आप को इवैल्यूएट किया ही नहीं है कि यार मेरे अंदर भी गलती हो सकती है, मेरे तरीकेकार में भी करेक्ट। गलती हो सकती है, मेरे सीवी हम्म। में कोई गलती हो सकती है, मेरी डिस्कशन के तरीके में कोई गलती हो सकती है। मैंने फॉलो अप नहीं किया। सो वो गलती कहाँ पे है? जब तक हम उस गलती को एड्रेस नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तब तक तो हम कहीं नहीं लैंड कर सकते। अच्छा आसिम साहब, ये बताएं कि आपने जिक्र किया सीवी का भी। मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैंने खुद भी एमबीए किया और फिर मैंने पढ़ाया भी एमबीए को, तो मैंने वहां पे ये लैकिंग देखी कि किसी भी, एक तो मेजर सब्जेक्ट्स बड़े कम होते हैं, और कहीं भी ट्रू, किसी लेवल पर एक प्रॉपर सीवी बनाना कोई नहीं सिखाता। यूनिवर्सिटी में ट्रू, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको सबसे पहले, जो सबसे पहला स्टेप है एक अच्छी सीवी होना मार्केट के लिहाज से, उस वही बिल्कुल। जो है वो स्टूडेंट्स को बनानी नहीं आती। कोई रंग बिरंगी बना रहा है, कोई ऊपर नीचे बना रहा है, कोई 10 पेज की बना रहा है, कोई 1 पेज की बना रहा है। तो क्या आपका जो कोर्स आपने अभी लॉन्च किया है, उसमें इसके हवाले से आप क्या ऐड करना चाहेंगे? और उसके अलावा थोड़ा सा रोशनी डालिए, आपके कोर्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे फायदा हो सकता है स्टूडेंट्स को? देखिए, इस कोर्स को स्पेशली डिजाइन इसलिए किया गया था क्योंकि अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स आती थी जी हम रिज्यूमे में क्या डालें हमें पता ही नहीं है। सो रिज्यूमे बनाना आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ कुछ सही। बेसिक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने हाईलाइट करना होता है, जिसपे हम लोगों ने थोड़ा सा देखना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो इस कोर्स में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है, वो हम लोगों ने डूज और डोंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। रिज्यूमे में क्या करेक्ट। काम करना है और क्या काम नहीं करना, सही। ये हम लोगों ने बड़ा ओपनली आइडेंटिफाई कर दिया उसके अंदर। फिर उसके अंदर हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ अ रिज्यूमे। मैंडेटरी चीजें क्या हैं, सही। फिर आपके रिज्यूमे में ऑप्शनल चीजें क्या हैं, फिर आपके रिज्यूमे में एडिशनल चीजें क्या हैं, उसको कैटेगरी वाइज हम लोगों ने बताया हुआ है, रिक्वायरमेंट वाइज हम लोगों ने बताया हुआ है, करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। इसके अलावा कुछ हमने सैंपल रिज्यूमेस भी उसमें शेयर किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिज्यूमे होता किस तरह का है, किस तरह का दिखना चाहिए और क्या उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिकॉज हमारे यहाँ आपने जिससे फरमाया बिल्कुल सही कहा कि गैप बहुत ज्यादा है। हमारी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ चंद एक एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स या एक्स्ट्रा सेशंस ऐसे किए हो अरेंज करते हैं जिसमें आपको इस तरह की चीजें बताई जाए, और मजे की बात यह बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उन सेशंस को अटेंड करें। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक शोज हो, फेस्टिवल्स हो, तो उसमें तो अंदर घुसने की जगह भी नहीं मिलती। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस तरह की चीजों में स्टूडेंट जरा कम ही नजर आते हैं। अच्छा, इससे क्या हमें ये महसूस नहीं होता कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी गलतियों पर नजर कम डालते हैं, और जो है वो एक फिलॉसफी बना लिए, कंप्लेनिंग फिलॉसफी। हालांकि फिलॉसफी होनी चाहिए कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। तो ट्रू। आप क्या समझते हैं कि इस तरह ये एक फैक्टर है इस वक्त अच्छी जॉब ना मिलने का? जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं बल्कि इसको ना एक और एंगल से अगर मैं देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ना कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जाते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन तो इंसान का इंसान से बनता भी नहीं है। मेरा और आपका क्या कंपैरिजन? हम सारे अशरफुल सही। मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने सही। आपको बहुत सलाहियतें दी हैं, आपको अपनी जगह दी है, मुझे अपनी जगह दी है।
हर बंदे को सही। अपनी जगह है। एक वेल्डर जो आपकी जो स्पेशलिटी है वो शायद मैं और आप नहीं काम कर सकते। एक हम्म। कारपेंटर है, जितनी परफेक्शन से वो कील ठोक सकते हैं मैं और आप नहीं ठोक सकते। ठीक है, जो इसी तरीके से कंपैरिजन जब हम करते हैं जी, वो उसने ये कर दिया मैंने ये कर दिया, आपको ये पता ही नहीं है कि उसके पीछे बैकग्राउंड कितनी है, जितने उसने मेहनत की हुई है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। मे बी आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, एक बच्चा आपके पास ओ लेवल्स करके आता है, सो डेफिनेटली दोनों की कम्युनिकेशंस में, दोनों के अप्रोच में फर्क होगा। मे बी आपकी आधी से ज्यादा स्कूलिंग किसी बाहर के मुल्क में हुई हो, और दूसरा जो बच्चा है वो शायद ज्यादा टाइम उसने यहाँ पे किसी एक लोकल स्कूल में गुजारा हो। सो आपकी और उसकी फैमिली गैदरिंग में बहुत फर्क होगा, आपकी अप्रोच में बहुत फर्क होगा। ठीक है, सपोज आपके बड़े बहन भाई किसी अच्छी पोजीशन पे लगे हुए हैं, मे बी वो बच्चा जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो खुद घर में सबसे बड़ा हो। सो आपके उठने बैठने में, आपकी हर चीज में फर्क आ जाता है। मे बी आपकी बुक रीडिंग बहुत अच्छी हो, मेरी बुक रीडिंग ना अच्छी हो। देखिए, कंपैरिजन तो बन ही नहीं ना सकता आपका। कंपैरिजन तो बनता है एप्पल और एप्पल को कंपेयर करते हैं आप। ठीक है, एप्पल और एप्पल के सेम एनवायरनमेंट में होता है, तो कंपैरिजन तो उनमें आप करें तो समझ आ सकता है। ह्यूमंस में तो स्किल्स ही इतनी ज्यादा है, अल्लाह ताला ने इतना डिफरेंट इंसान को पैदा किया है कि हम तो उस हिसाब से अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। तो नंबर एक, सबसे पहले अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें। हाँ, सही। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एनालिसिस ही नहीं करना। इसका दूसरा अगर हम अप्रोच देखें वो ये है, अगर एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, आप नहीं हुए, आपने ये जरूर देखना है कि जी मैं क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मैंने इंटरव्यू में क्या चीज मिस की। मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, अगर आप इंटरव्यू के पास जाएं और उसको कहें कि सर मेरा इंटरव्यू जो हुआ जैसे हुआ, रखना ना रखना बात की बात, मुझे मुझे टेक्निकली मुझे गाइड करें कि मेरी गलतियां क्या थी। आई डोंट रिकॉल एनीवन जिससे मेरा भी इंटरेक्शन रहा है, कभी किसी ने इस चीज का जवाब ना दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जाके ये सवाल किया, जितने ये सवाल किया, बिल्कुल सही। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये आसिम साहब एक बात बताएं, एक और कॉन्सेप्ट बड़ा है कि भाई बगैर सोर्स के तो जॉब मिलती ही नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, इसका बड़ा जवाब सिंपल है। सोर्स फायदा देता है, मैं ये नहीं कहता नहीं देता, लेकिन अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है ना, सोर्स ने खुद आके काम नहीं करना आपकी जगह पे। सही। ठीक है, अगर आप टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं तो कुछ हद तक आपका सोर्स काम कर सकता है, कुछ हद तक। लेकिन अगेन देखिए, रिस्क जो है ना वो उस जात ने देना है, और किस तरीके से देना है ये मैं और आप नहीं सोच सकते। लेकिन इसका ये मतलब है कि हमें पहले अपने आप को कंपैटिटिव बनाएं, उसके बाद हम लोग अपनी कोशिश करें। अगर कोई रेफरेंस होता है ठीक है, उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि जी हर चीज सोर्स है तो जॉब मिल गई, सोर्स है तो जॉब मिल गई। बात ये है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, सोर्स कभी अपना नाम खराब करेगा आपके साथ? बिल्कुल कभी भी नहीं। तो अगर आप टेक्निकल कॉम्पिटेंट हैं, तब आपको, इवन ऑन द अदर हैंड, मैं एचआर के हवाले से बात करता हूँ कि सपोज अगर मैंने मेरा एक कोलीग है, उसने मुझे एक रेफरेंस दी है किसी बंदे का, मुझे पता है वो उस जॉब के लिए फिट ही नहीं है और मैं हायर कर रहा हूँ, मैं कभी भी अपनी जॉब को स्टेक पे नहीं डालूंगा, मैं कभी भी अपने करियर को स्टेक पे नहीं डालूंगा। हाँ, अगर तो वो उस पावर पे आ रहा है, उस लेवल पे आ रहा है, तो शायद उसको जरूरत ही ना हो उस रेफरेंस की। अगर तो इतना कैपेबल है तो उसको जरूरत ही ना हो उस रेफरेंस की। मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि 9 मार्क्स आपके अपने हैं और 1 मार्क आप एडिटिव एडवांटेज के तौर पर रेफरेंस का ले सकते हैं। जबरदस्त, सही। अच्छा आसिम साहब ये बताएं कि एक जैसे आजकल एक वेव चली हुई है कि भाई बिजनेस करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या कामयाब बिजनेस चलाने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या एक जॉब का करना कितना उसमें बड़ा हिस्सा होता है? यानी कि अगर किसी ने जॉब करी है और फिर वो बिजनेस की तरफ गया है तो उसको कितना फायदा हो सकता है, और बगैर जॉब के अगर कोई बिजनेस करना स्टार्ट करे तो उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप कम से कम 2 साल जॉब जरूर करें, और प्रेफर जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में करें। उस इंडस्ट्री में थोड़ी सी मार खाएं, उस इंडस्ट्री के नॉर्म्स को समझें। हर इंडस्ट्री का अपना कल्चर होता है, हर इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं। जब तक आपके उसको इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स का नहीं पता होगा, आप कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते उस इंडस्ट्री के अंदर जाकर। ठीक है, बात ये, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली आपका कुछ कैपिटल इन्वॉल्व होता ही होता है उसके अंदर। आपके फाइनेंशियल्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आपके खुद की जो भी सर्विसेज हैं वो सारी इन्वॉल्व हैं। सो बेहतर तरीके से आप तभी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जब तक आपको उसकी कुछ सेंस होगी। जब तक आपको सेंस ही नहीं है उस इंडस्ट्री की, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में चीजें चल के रही हैं,
आप यूनिवर्सिटी से निकल के डायरेक्टली अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, आपके लिए कामयाब होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप उस इंडस्ट्री में जॉब करें, आप देखें कि लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से लोग चल रहे हैं। जॉब के रहते साथ साथ अपना छोटा सा सेटअप जरूर स्टार्ट करें, कुछ टाइम उसको दें, लेकिन कीप जॉब योर प्रायोरिटी। हाँ, आफ्टर 2 years व्हेन यू थिंक कि यार मैं इतना सीख चुका हूँ मार्केट से, मुझे कुछ बेसिक्स का पता लग गया है, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं, उसके बाद आप अपना फोकस थोड़ा सा अपने काम की तरफ शिफ्ट करना ज्यादा शुरू कर दें, वो आपको ज्यादा पे ऑफ करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4-5 साल के बाद आप ऐसा सोचें। अगर आपने हार्डकोर एंटरप्रेन्योर बनना है, देखें जॉब में सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको वट एवर द अमाउंट है, आपको एट द एंड आपको अमाउंट एक मिल जाती है आपको, ठीक है। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस आपको कोई पता नहीं होता है कि आपको कब कितना कहाँ से मिलना है आपको। सो आपकी जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। सो जब तक आपने जॉब नहीं की होती आपने, और मेरा मशवरा ये होता है कि जब भी आप कैरियर स्टार्ट करें, हमेशा चूज अ टफ बॉस, नॉट चूज अ गुड कंपनी, चूज अ टफ बॉस। टफ बॉस वो होगा जो कि आपको पॉलिश करेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दो सीनियर्स जिनके साथ मैं बड़ा शुरू में होकर मैंने काम किया। मुझे आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मुझे डांट किस चीज पे पड़ा करती थी। मैंने पेपर से स्टेपल नहीं की, मैंने पेपर्स के प्रेजेंटेशन के लिए जाने, मेरे पास पूरी टूल्स नहीं होते थे अपने प्रेजेंटेशन में जाने के लिए, किट मेरी कंप्लीट नहीं होती थी। और आज मैं शायद उस चीजों को, मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि यार मैंने एमबीए किया हुआ है, ये चीजें क्या मैटर करती हैं कि पेपर सही नहीं है, स्टेपल किया आपने, टेढ़े कर दिया स्टेपल आपने, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहा यार आप काम की बात करो, ये क्या चीजें हैं। लेकिन आज आई फील कि यार छोटी छोटी चीजें मेक्स यू समथिंग। छोटी छोटी चीजें वो होती हैं जो कि हीरे को एक हीरा बनाती हैं। देखिए हीरा जो होता है उसकी जितनी तराश खराश होती है वो उतना कीमती, उतना नायाब, उतना खूबसूरत होता है। सो अपने आप को शुरू में उस हीरे के प्रोसेस से गुजारिए जिसमें आपकी तराश खराश हो। आप 2-3 साल जब आपके बिल्कुल शुरू के होते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। आप एक रॉ होते हैं, तो रॉ बंदा एक हीरा भी बहुत अच्छा बन सकता है, आप उसको किसी भी शक्ल में डाल सकते हो। तो उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद जिंदगी बढ़िए काम करने के लिए, काम तो इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन कम से कम मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 साल आपने जॉब जरूर करनी है। प्रेफर्ड कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में कीजिए, और उसके साथ साथ अपना छोटा सेटअप कहीं पे एज अ पार्ट टाइम किसी के साथ अटैच होकर करिए, और उसके बाद फिर फुल टाइम अपने सेटअप पे टाइम दीजिए। जबरदस्त। अच्छा आसिम साहब, यहाँ मेरे सवाल इस वक्त ये है, एक और आपके सामने जो मैं रखना चाहूंगा ताकि लोगों को इससे फायदा हो सके, कि हमने ये देखा है कि जो स्टूडेंट है आजकल बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कि यार फौरन ही मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और मुझे गाड़ी मिल जाए कंपनी से और सब चीज मेरी सेट हो जाए। अब जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो अब उनको जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो फ्रीलैंसिंग की तरफ भी मोड़ रही है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का एक पहले एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, फिर फ्रीलैंसिंग की तरफ, अब जॉब की तरफ, वो एक बिल्कुल एक मिक्सचर बन गया, कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। और ऑनलाइन आपने देखा हो सोशल मीडिया वगैरह पे इतना ज्यादा फ्रीलैंसिंग का भी आ गया है, जो कि मैं समझ, जो मेरी नजर में जो है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे बलूचिस्तान के एरियाज वगैरह में, वहां के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर हम जैसे कराची और लाहौर इस तरह के शहर में देखें, बड़े शहरों में, तो जो स्टूडेंट इतना पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा के जो है वो मास्टर्स करते हैं और उसके बाद जो है बहुत जल्दी उगता जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि कितना उनको पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर और किस तरीके से उसको डील करना चाहिए? देखिए, कुछ भी करने के लिए पेशेंस इज द की थिंग। आप पेशेंस आपके अंदर है तो आप सक्सीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। देखिए, मंजिल जब तक आपको नजर आ रही होती है ना, आपके अंदर मोटिवेशन रहती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी या तो मंजिलें सही नहीं होती या हमारे माइलस्टोन सही नहीं होते, ठीक है। और फिर जब वो सही नहीं होगा तो हमारा रास्ता ऑब्वियसली सही नहीं होगा फिर। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हम करना क्या चाहते हैं। जब तक हम उस चीज पे क्लियर नहीं होंगे, हमारी अपनी इवैल्यूएशन नहीं होगी, हम लोग कुछ अच्छा कर भी नहीं सकेंगे। जिस तरीके से आपने बात की फ्रीलांसिंग की और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स की, इन प्रोजेक्ट्स को करने में कोई बुराई नहीं है, आपको करने चाहिए। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या इज दिस योर करियर, क्या कोई ऐसी चीज है कि आप अपनी पूरी जिंदगी से बसर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को मैं हमेशा एज एन एड ऑन देखता हूँ कि आपका कैरियर अपनी जगह पे एक आपकी साइड इनकम है, एक एड ऑन आपके पास, एक एड ऑन के तौर पे देखेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी इस पे नहीं रहेगी। और ये एक ऐसी चीज है, देखें हमारे कुछ कवानीन है, कुछ नेचर के अपने कवानीन है जिसका हमें कुछ पता नहीं होता।
लाइक कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा यूट्यूब पे बैन लग गया फॉर एक्सवाइजेड रीजंस। अब देखें बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खत्म करके सिर्फ यूट्यूब पे अपने चैनल्स पे डाइवर्ट कर दी या इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे कर दी, आज खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपका यूट्यूब एक्सेसिबल नहीं रहता है, यहाँ से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल जीरो हो गए ना। तो हमेशा ये करना चाहिए कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो इस तरह के हों ताकि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई अनफोर्स सिचुएशन आ जाती है आपके पास एक बैकअप प्लान हो। अगर हम देखें इस कोविड के टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन सारी चीजों में से एक चीज ये भी थी कि हमारे बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिर्फ ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट पर रिलाई कर रहे थे, दे वर द मोस्ट टू सफर। जो लोग थोड़ा सा वर्चुअल एनवायरनमेंट के आदी थे, उनको सफर डेफिनेटली उन्होंने भी किया, लेकिन शायद इतना नहीं किया उन्होंने। सो इससे हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा ये होती है कि हमारी एक स्पेशलिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि मार्केट में इन डिमांड हो। नंबर एक। नंबर दो, आपके साथ आपने अपने आप को मार्केट के हवाले से हमेशा अपडेट करना होता है। आप अगर एक जगह पे मैनेजिंग लेवल पे आ गए हैं तो इट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, आपका टारगेट अचीव हो गया। आज आप मैनेजर हैं, आज जिन टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर रहे हैं, क्या आज से 5 साल के बाद वो टेक्नोलॉजीज वैलिड होंगी कि नहीं? आपने हर वक्त अपने आप को अपडेट करना होता है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बैंकिंग सेक्टर का बंदा अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में टिपिकल माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, आज वो ई बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। जब तक वो फिनटेक के ऊपर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा और शायद लॉन्गर रन में मार्केट की जरूरत ना रहे। कंपैरेटिवली उस देखे जो जिसने अपने आप को फिनटेक पे थोड़ा सा अपडेट किया, उसने फाइनेंशियल्स को अपनी जगह पे हैंडल किया, प्लस जो टेक्नोलॉजी है उसका ब्लेंड को उसने स्टडी किया और उसके ब्लेंड में उसने अपनी स्पेशलिटी बनाई, उसके ग्रोथ के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होंगे। सो कहने का मकसद ये है, पहले अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम अगर 10 साल था, आज वो 1 साल से भी शायद कम रह गया। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से मूव हो रही है कि आपको जब तक उसके साथ अपनी स्पेशलिटी बना के और उसके साथ आप मूव नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने आप को अपडेटेड नहीं रह सकते। देखें एक जमाने में आपकी जो हाथ की सिलाई वाली मशीन थी बड़ी कीमती चीज हुआ करती थी, बहुत मतलब जिस घर में होती थी उस घर में खजाना समझा जाता था। उसके बाद आपकी मोटराइज मशीन्स आई, मोटराइज मशीन के बाद डिजिटल मशीन्स आ गई हैं। अब जो डिजिटल पे काम कर रहा है या डिजिटल एम्ब्रॉयडरी पे काम कर रहा है वो सर्वाइव कर रहा है या वो काम भी अच्छा कर रहा है और वो लेटेस्ट चीजों को अडॉप्ट भी कर रहा है और वो चार्ज भी कस्टमर से अच्छा कर रहा है। ऑन द अदर एंड जो कन्वेंशनल चीज पे था जिसने अपने आप को वॉल्यूम पे लेके गया, वो शायद आज अपने आप को उस तरीके से मार्केट कंपेटिटिव नहीं रहा और ना ही रहेंगे। स्ट्रीमयार्ड एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास। आज हम इस वक्त बैठे हुए स्ट्रीमयार्ड यूज करें, शायद कोविड से पहले हम लोगों ने कितना यूज किया था स्ट्रीमयार्ड, जूम या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो कि आईटी की फील्ड में थे और फिर 10-10 साल से आईटी की फील्ड में काम कर रहे थे एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे एवर हैड अ वर्चुअल मीटिंग। कुछ चीजें हो गई, कुछ चीजें हमें करनी पड़ गई, लेकिन आज हम देखें कि शायद एक जो बंदा जूम या इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता वो ऑब्सोलीट हो गया होगा। एक कंपनी जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ या फॉर सम रीजन इंटरव्यूज के लिए भी जो ये ऑप्शन नहीं दे सकते कि जी हम आपका पहली इंटरव्यू आपका जूम पे कर लेते हैं, स्काइप पे कर लेते हैं या किसी भी वर्चुअल मीडियम पे कर लेते हैं, आज वो आउटडेट होते जा रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, अगर आप अपने आप को देख लो कि जो भी बच्चा अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा ही वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। सो जहां तक जैसा जो मेन आपका क्वेश्चन था कि हमारी जो फ्रीलांसिंग और इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज है, सो दे आर वेरी गुड, दे शुड बी डन, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको अपने बेस पे ना रखिए, उसको हमेशा अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम और सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए उसको। जबरदस्त। आसिम साहब ने बहुत जबरदस्त बात करी कि आपके पास जो है एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, पैसिव इनकम के बारे में आपको सोचना चाहिए और टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो आपको सोचना चाहिए, आपको ऑब्सोलीट नहीं होना है, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ई अकेडमी ने एक कोर्स पर्सनल फाइनेंस मास्टरी भी लॉन्च किया है, जिसमें जो है आप ये सारी इनकम स्ट्रीम से रिलेटेड चीजें भी सीख सकते हैं। अच्छा आसिम साहब ये बताएं कि ई अकेडमी के साथ आप कैसे जो है वो ज्वाइन आपने किया और कैसे क्यों आपने सोचा ई अकेडमी को ही क्यों चॉइस किया और वहां आपने कोर्स लॉन्च किया, इसके पीछे क्या राज है? देखें, ई अकेडमी सबसे बड़ी वजह ज्वाइन करने की मेरी मीर साहब थे। मीर साहब की इंस्पिरेशन, मीर साहब का पैशन
और मीसाम की जो कमिटमेंट और जो एनर्जी है ना, आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ इट। मेरी सबसे काफी पुराना ताल्लुक है, शायद 7-8 साल पुराना ताल्लुक है माशाल्लाह उनके साथ। और जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे आए, शायद शुरू में, बिल्कुल शुरू में तो नहीं लेकिन जल्दी उनके साथ इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन होती रही हमारी, और बड़ा मजा आया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और उसके बाद फिर जिस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आए, कुछ रिकॉर्डिंग्स उनके साथ करवाई, कुछ उनको टेक्निकल सपोर्ट जो हम दे सकते थे उनको दी, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज, कुछ डिफरेंट तरीके से। सो वो एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा बना के, देखें कोई भी जो चीज है वो चलती है अपनी लीडरशिप के ऊपर। जब लीडरशिप की विजन होगी ना, सारे लोग मोटिवेटेड होंगे, सब लोगों का विजन दुरुस्त होगा। जब आपका लीडर आपके साथ अगर विजनरी नहीं है या उसमें कुछ करने का जज्बा नहीं है, सो टीम लाख कोशिश कर ले, वो कभी कामयाब नहीं हो सकी। सो ई-अकेडमी के बेसिक वजह इसका कॉन्सेप्ट था। जिस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए कि जी हम पाकिस्तान के कोने कोने में, घर घर में जाके बहुत रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मिशन कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं हो सकता। उनका कभी भी एम ये नहीं रहा कि मैंने सिर्फ मनी मेकिंग करनी है। हालांकि जिस लेवल पे वो है, उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाना कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। मतलब वो शायद एक हफ्ते यूनिवर्सिटी बना के खड़ा करते हैं। और जितना उनके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपोजर है उनका, उनके लिए तो शायद एक बिजनेस डोमेन को बनाना कोई मतलब चैलेंज है ही नहीं उन लोगों के लिए। और ऐसा बंदा अगर ये सोचे कि नहीं यार मैंने ग्रास रूट लेवल पे जाना है, तो मेरा ख्याल है कि दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और ऐसा कोई भी कॉज होता है, इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज समथिंग जिससे आपको खुद को भी खुशी मिलती है और आपका एक फर्ज भी है। आज हमारे सीनियर्स थे जो कि हमें इस जगह पे लेके, उनकी बदौलत हम लोग आज इस मकाम पे बैठे हुए हैं। सो आज इस जगह पे हमारा फर्ज है कि हम आगे अपनी नई आने वाली जनरेशन को इस पे ट्रेन करें और इस पे थोड़ा सा मोटिवेट करें, एंगेज करें और उनको इस जगह पे लेके आए, ताकि कल वो हमारी जगह संभाल रहे हो, ना सिर्फ हमारी जगह बल्कि हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। और मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा। नहीं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। जितनी एनर्जी, जितना पैशन हमारी यूथ के अंदर है, मैंने शायद आज तक दुनिया की हिस्ट्री में नहीं देखा कभी। और यूथ इज द वन दैट कैन मेक मिरेकल्स, दैट कैन मेक वंडर्स, दैट कैन मेक अ डिफरेंस। सिर्फ मकसद अलमिया ये है, इस यूथ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिली, इस यूथ के अंदर एनर्जी थी, इस एनर्जी को हम चैनलाइज नहीं कर सके। सो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरा ख्याल है कि इस लेवल तक आ गए हैं कि कोई ऐसी रीजन नहीं, कोई ऐसा घराना ये नहीं कह सकता कि जी मैं फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूं तो मैं पढ़ नहीं सका। इस वक्त सिर्फ एक चीज रह गई है, दैट इज योर एप्टीट्यूड एंड दैट इज योर विल। अगर आपकी विल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं यहाँ से, आपको हर तरह की टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है, आपको हर तरह की सपोर्ट मिल रही है। सो कोई ऐसी चीज नहीं है अब आपका कोई ऐसा, वो कहते हैं ना कि शिकवा या कोई ऐसा वो आपका उज़र रह नहीं सकता कि यार मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये रिसोर्स है तो मैं पढ़ नहीं सका। सो आज वो रिसोर्सेज आपके गिले शिकवे सारे खत्म हो चुके हैं। ई-अकेडमी जो कि आपको हर तरह की सोल्यूशन दे रही है। वो लोग जो कि शायद इस काबिल नहीं है, उनके लिए बंडल कोर्सेज हैं, उनके लिए बेशुमार ऑफर्स दी हैं और वक्तन फवक्तन देते रहते हैं। तो इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती जो कि स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकती हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा आसिम साहब, आपके और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस ई-अकेडमी पर? एक तो ये ड्रीम जॉब के लिए है, उसके अलावा भी और कोई है? जी, इसके अलावा अभी एक कोर्स जो फाइनल हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव हो जाएगा, दैट इज एचआर फॉर नॉन एचआर। वो भी एक बड़ा डिफरेंट कोर्स हम लोगों ने बनाया है, बिकॉज अक्सर लोग जब जो लीडरशिप पोजीशंस पे आ रहे होते हैं उनकी एचआर बैकग्राउंड नहीं होती। सो उनको कुछ एचआर स्किल्स इम्पार्ट करने का मकसद था कि किस तरीके से उनके अंदर एचआर स्किल्स इम्पार्ट हो सकते हैं, ताकि उनकी टीम मैनेजमेंट, उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनके अपने पर्सनल स्किल्स थोड़े से बेहतर हो सकें। इसके अलावा वे वर्किंग ऑन कोर्स जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, प्लस फिर मेरी एक डोमेन है जिसमें हम लोग मीडिया से रिलेटेड और फोटोग्राफी और जो विजुअल आर्ट्स हैं कुछ हम उस पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो इस तरह के मल्टीपल कोर्सेज हैं जो कि अभी हमारे प्लान है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक कोर्स है जिसपे थोड़ी सी कुछ प्लानिंग अभी चल रही है, इंशाल्लाह उसमें भी लेके आएंगे। बिकॉज मेरा, जैसे मैंने आपसे पहले बताया, वो सारी चीजें जो कि सिर्फ आपका कोर्स वर्क नहीं होता, आपकी स्किल बिल्डिंग होती है। सो हमारा मकसद आपकी स्किल बिल्डिंग करना भी है, तो कुछ उससे रिलेटेड भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और ना सिर्फ मैं और बड़े हमारे आपके भी मैंने कोर्सेज देखे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने भी उनको अलाइन किया।
सो इस तरीके से जितने लोगों ने भी इसमें कोर्सेज बनाए हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह मार्केट के वाकई स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि वो सारे लोग हैं जिनके अंदर कोई विल है आगे डिलीवर करने की। बिकॉज एक बात याद सही। रखिएगा, अगर आपकी विल है ना, आपकी बात में असर आ जाता है। अगर सही, आपकी विल बिल्कुल। नहीं है ना, तो आपकी बात में असर नहीं होता। सारे असर ये नहीं वो होता। लोग हैं जो कि कमिटेड हैं, और इन लोगों की बात में वाकई असर है। आप एक दफा सुनेंगे, ट्राई करेंगे, आई एम श्योर आप सबको बहुत फायदा होगा सबकी वजह से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा आसिम साहब, आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आपने जो अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिस पे आप वीडियोस आपकी लॉन्च होती हैं, उसके बारे में भी बता दें ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। जी, मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्नर। इट्स के विद द कॉर्पोरेट एंड के विद द कॉर्नर। इसमें भी हम लोग सारे वो एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट के जितने भी इश्यूज आते हैं, फॉर यंगस्टर्स, फॉर मिडिल टियर, फॉर सीनियर मैनेजमेंट, कि किस तरीके से आपने कॉर्पोरेट में अपने आप को सर्वाइव करना है, कॉर्पोरेट के चैलेंजेस क्या होते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। इसके अलावा फिर डिफरेंट गेस्ट्स हम इसके अंदर मदऊ करते हैं, उनके साथ डिस्कशंस हो रही होती हैं। उसमें हम डिफरेंट चीजें उनके साथ ऑडियंस को बता रहे होते हैं कि नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, चैलेंजेस क्या उनको फेस हो रहे हैं, इस वजह से ताकि जो सिमिलर इंडस्ट्री से लोग मुतलका हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि यार लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं, ताकि उनका भी थोड़ा सा होराइजन बड़ा हो जाए। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ चीजें की हैं जिसपे हम लोगों ने आपके डिफरेंट छोटी छोटी जो चीजें हैं, जिस तरीके से आपकी पॉलिटिक्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने उसको कैसे हैंडल करना है। आप जिस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड एक मैंडेटरी चीज होती है, प्रोविडेंट फंड होता क्या है, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सही। प्लस हमारे यहाँ एक बड़ी टर्म यूज होती है जी, हरासमेंट। सो उस हरासमेंट को थोड़ा सा उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जी हरासमेंट है क्या, इज इट क्या विद एनी ऑपोजिट जेंडर, क्या जेंडर टू जेंडर भी होता है, और किस तरीके से हम इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। फिर किस तरीके से आप अपने आप को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के अपने आप को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी अपनी पर्सनल एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं। प्लस एक बहुत बड़ा चीज जो कि हम लोग अपनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मिस करते हैं, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। देखें, आप जब भी काम कर रहे हैं, आप में या कोई भी, इवन एक बैंक में बैठा हुआ टेलर है, वो भी एक ब्रांड है अपने अंदर। सो आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में कैसे काम करना है आपने। सो इंशाल्लाह उन सारी चीजों पे इस पे वर्कआउट करें ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिले, और कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई भी चीज हो आपको वो यहाँ पे मिले। एक्सटेंडेड फीचर इसका जो हम लोगों ने बनाया है वो ये, उसमें हम ऐड करें कि आपको डेली लाइफ में किसी भी किस्म की एक्टिविटी की जरूरत है, किसी भी किस्म की चीज की जरूरत है, आपको यहाँ पे आप एक दफा जाओ, आपको वहीं पे सारा उसका सोल्यूशन मिल जाए। लाइक अगर आपने अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, अक्सर लोग, क्योंकि हमारी डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आता, 4-5 साल बाद होता है आपका, तो लाइसेंस रिन्यू कराने की क्या पॉलिसी है, किस तरीके से होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने अपना आईडी कार्ड रिन्यू कराना है, आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है, आपने कोई वीजा हासिल करना है, आपने अगर करना है, आपने ये देखना है कि जी क्या मुझे लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप की जरूरत है कि नहीं, मुझे लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप का कोई फायदा है कि नहीं, मुझे फेडरल चैम्बर की मेंबरशिप का क्या फायदा हो सकता है, या अगर मैंने अपनी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी है, या मैंने अपने एम्प्लॉयज की अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन करानी है, या मैंने अगर अपनी गाड़ी के टायर खरीदने हैं, तो मुझे गाड़ी के टायर खरीदने के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ये हमारी वो रोजमर्रा की चीजें हैं जो कि हम सारे उन चीजों से गुजरते हैं, लेकिन शायद हमें कई दफा एक्सपर्ट ओपिनियन अपने दोस्तों से या किसी जगह से लेनी होती है। सो इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम एक्सपर्ट्स को अपने साथ मदऊ करें, शामिल करें, और उनकी राय हम आपके साथ न्यूट्रल होकर रखें, जिसमें आपको भी आइडिया हो कि हम क्या कर सकते हैं एंड व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। बहुत जबरदस्त। अच्छा दोस्तों, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त, कितनी जबरदस्त और कीमती बातें जो है आसिम साहब हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, और आप लोगों का अब ये फर्ज बनता है कि आप लोग इससे फायदे भी उठाएं। अच्छा आसिम साहब, जो कि जैसा कि हमारे जो इस प्रोग्राम का टाइटल था हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब, उसके लिए लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को और यूथ को? एक स्टेटमेंट है जिसपे कहते हैं कि कुछ ड्रीम्स वो होती हैं जो कि आपको सोने नहीं देती, और कुछ ड्रीम्स वो होती हैं जो आप सोते में देखते हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपकी ड्रीम कौन सी है, द ड्रीम दैट यू सी इन योर स्लीप, या द ड्रीम दैट डज नॉट मेक यू स्लीप। अगर तो आपकी ड्रीम है जो कि आपको सोने नहीं देती, फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको कामयाब होने से रोकते। लेकिन अगर आपकी ड्रीम है कि आप सोते हुए में देखते हैं, फिर कामयाब होना, अगेन मैं वही कहता हूँ कि मिरेकल्स आर ऑलवेज देयर, बट वो उनको फायदा जरूर देते हैं जो उसके लिए ट्राई करते हैं।
ड्रीम होना बहुत अच्छी बात है, यू शुड ऑलवेज हैव बिग ड्रीम्स, लेकिन उस ड्रीम्स के साथ आपके एक्शंस शुड मैच आल्सो। अगर आपके एक्शंस उस ड्रीम के साथ मैच नहीं कर रहे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन का बायस बनेगा। सो बजाय कि अगर आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहते, अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते, अपने ड्रीम्स को बड़ा रखिए, मगर उनके लिए मेहनत भी उस तरीके से कीजिए। उसके बाद खुदा की जात ऊपर बैठी हुई है, देयर इज नो रीजन कि आप कामयाब ना हो। जबरदस्त जबरदस्त। तो दोस्तों आप लोगों ने आज का पूरा ये प्रोग्राम देखा और इससे यकीनन आपको फायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल एकेडमी का, उस पर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो उसको विजिट करें, उसको लाइक करें। इस वक्त ये मेरे चैनल सफीउल्लाह वसीउल्लाह पर भी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप उस पर अभी तक आपसे कनेक्ट नहीं है तो उससे कनेक्ट करें। बाकी आसिम साहब ने एक जबरदस्त अपने चैनल के बारे में बताया, जो कि उसका लिंक आसिम साहब आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा कमेंट्स में जाकर, ताकि लोग इजीली जो है उसको सर्च भी कर सकें, उस तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह दोस्तों अब नेक्स्ट वीक हम लोग फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपका दोस्त सफी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।